नमस्कार, मैं हूं जावेद हुसैन और आप देख रहे हैं द क्राइम फाइल्स इंडिया न्यूज़ पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे साइको किलर की जिसे दिल्ली पुलिस और दिल्ली ने कसाई के नाम से जानती थी। जी हाँ, ये वो शख्स है जो मासूमों की हत्या कर बेहद ही खौफनाक तरीके से उसके शव को दिल्ली के तिहाड़ जेल के बाहर फेंक कर फरार हो जाता था। कत्ल इसका एक शौक बन गया था, जिसके पीछे का मेन मकसद था दिल्ली पुलिस से नाराज़गी। हर एक बॉडी के पास ये एक लेटर लिखता था जिसमें दिल्ली पुलिस को गालियां देता था और उस लेटर के आखिरी में सीसी लिखता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चंद्रकांत झा की, जिसे दिल्ली का साइको किलर और दिल्ली का कसाई कहा गया है। साल 2007 मई में दिल्ली पुलिस ने इस साइको किलर को गिरफ्तार किया और उसके बाद जो लगातार सीरियल मर्डर हो रहा था उसको अंत किया। इस वक्त हमारे साथ दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड एसीपी जर्नैल सिंह हैं, जिन्होंने अपनी टीम के साथ और अपने बाकी दिल्ली पुलिस के जो इनके कलीग थे उनके साथ मिलकर एक बड़ी टीम के साथ इस साइको किलर को गिरफ्तार किया था। जर्नैल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है द क्राइम फाइल में। सर, साल 2007 आप लोगों के लिए एक पूरा चैलेंज था। एक वो साइको किलर जो इंसानियत को उसने शर्मसार कर दिया था, बेरहमी से कत्ल की वारदात को अंजाम देना और उससे ही ज़्यादा खौफनाक तरीके से उस शव को दिल्ली के ज़्यादातर तिहाड़ जेल के बाहर फेंक देना, और ज़्यादातर जो डेड बॉडी होती थी उसका सर नहीं होता था। इस साइको किलर को आप लोगों ने पकड़ा और कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने उस वक्त जो मौजूदा के पॉल थे, उन्होंने आपको गले लगा लिया। कितना चैलेंज था, क्योंकि इस साइको किलर ने हर बॉडी के साथ एक खत भी लिखता था जिसमें दिल्ली पुलिस को गालियां भी देता था। ये मई 2007 की बात है। मैं पोस्टिंग थी मेरी चौकी इंचार्ज था मैं मियाँ वाली, थाना पश्चिम बिहार वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में। ये तिहाड़ जेल है जो हरिनगर थाना के अंतर्गत आती है। तो चूँकि मैं भी एक्टिव था काम करने में वहाँ, श्री धालीवाल साहब हमारे एडिशनल डीसीपी वेस्ट थे। जैसे ये डेड बॉडी मिली वहाँ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट क्या पूरा दिल्ली पुलिस में ही हिल गई कि हुआ क्या है ये, चूँकि ये पहले भी ऐसा हो चुका था। मई के शायद ये फर्स्ट वीक की बात है जो लास्ट वाला मर्डर था इनका। ये इकट्ठे किया हमें, बार बार हम मीटिंग करते थे। घर जाना हमारा पहले दिन से बंद कर दिया सबको टारगेट दिया जाता था, सबको बताया जाता था कि आप इस पे काम करेंगे, ऐसे ऐसे काम करेंगे। लेकिन करीब 8-10 दिन निकल गए, कोई ख़ास सुराग नहीं चल रहा था। सिर्फ इस निचोड़ पे तो हम पहुंच गए थे लेटर पढ़ के कि ये पुलिस के कहीं ना कहीं इसको प्रॉब्लम रही है। विमलेश यादव मैडम थी जो एसीपी रिजौरी गार्डन थी, एक उनके बारे में बहुत ज़्यादा गंदी गंदी गालियाँ लिखता था। एक थे उदय सहाय साहब जो कभी डीसीपी वेस्ट रहे थे पहले, उनके खिलाफ भी बहुत ज़्यादा बुरा भला लिखता था उसमें लेटर में। दूसरा, वो जो चिट्ठी पढ़ने से साफ पता चलता था कि ये कोई बिहार से है लड़का, जो भाषा से पता चलता था। अच्छा, लेटर की भाषा से? हाँ, लेटर की भाषा से कुछ ऐसे शब्दों से पता चल जाता है कि ये बिहार का था ये लड़का, और नीचे साइन भी करता था वो। तो उससे थोड़ा बहुत आइडिया था कि हमें ये कहीं बड़ा चौंका देने वाला उसका लेटर होता था। उसमें उसने दिल्ली पुलिस अपने आप को जीजा बताता था दिल्ली पुलिस का, और सीसी लिखता था। मैंने कहा ना, पुलिस के बारे में बहुत बुरा भला लिखता था और ख़राब गालियाँ लिखता था हमारे अफसरान के खिलाफ। तो चल रहा था ये, काफ़ी लगातार चलता रहा। एक दिन ऐसे ही कहीं कोई लाइन हमारी चल नहीं रही थी, सुजेशन दिया मैंने श्री धारीवाल साहब को कि आप सर एक बार उदय साहिब साहब से बात कर लें कि उनको नाम क्यों लेते हैं, उनको कई साल पहले डीसीपी थे हमारे। तो उन्होंने मुझे बताया कि ऑलरेडी मैंने बात कर ली साहब से, उनके को याद नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों कर रहा है। जब ये बात मैं कह रहा था, ये बात उन्होंने 3-4 दिन पहले साहब ऑलरेडी कर चुके थे उनसे बात, मतलब सुराग के तौर पे आप लोग? हाँ। फिर ऐसे ही हम आपस में डिस्कस कर रहे थे। फिर मैंने एक सुजेशन दिया कि ऐसा भी हो सकता है साहब एडिशनल डीसीपी रहे हैं नॉर्थ वेस्ट में, अशोक विहार बैठते थे। एडिशनल डीसीपी हैं जो एक्सटर्नमेंट भी देखते हैं, जिसको तड़ी पार बोलते हैं, कि ऐसा तो नहीं वहाँ कुछ रहा होगा, कहीं हमारी कोई लाइन चल नहीं रही, कोशिश कर लेते हैं सर एक बार वो भी चेक कर लें। तो साहब ने कहा कि कोई बात नहीं, कर लो। मैं अपने 2 साथियों को लेके अशोक विहार चला गया शाम को। तो 5-6 बजे बंद हो जाता है ऑफिस। तो उनसे रिक्वेस्ट करी, फ़ोन करके बुला लिया कि आप जो साहब ने ऑर्डर करें एक्सटेंड के, यानी कि तड़ी पार के, वो फाइल मुझे आप दिखा दें।
जो ये चिट्ठियां लिखता था, सारी चिट्ठियों की फोटोकॉपी हमने अपने पास रखी हुई थी, सारी टीम ने, सारे ये मुलाजिम। 2007 की बात है। ये लास्ट वाले मर्डर की, उससे पहले वालों में मैंने शामिल नहीं रहा। जो उसमें मई 2007 मई 2007 की बात कर रहा हूँ मैं, शायद ये फर्स्ट वीक का मर्डर है, क्योंकि इसको 20 मई के आसपास तो हमने इसको अरेस्ट कर लिया। 15-20 दिन काम किया इसलिए। मैं सिर्फ लास्ट वाले मर्डर में शामिल रहा हूँ। अशोक विहार पहुँच गए हम, तो उससे जो साथी था हमारा वहाँ तैनात था, उससे फाइल निकलवा ली जो तड़ीपार के ऑर्डर किए थे साहब ने। वो राइटिंग थी हमारे पास, जैसे मैंने बताया आपको, चिट्ठियों की फोटोकॉपी थी सारी, और वैसे भी हमारे दिमाग में बैठे हुए थे, शब्द कैसे लिखता है, उसकी राइटिंग कैसी है, और नीचे बताते हैं हैंडराइटिंग बड़ा साफ और क्लियर होता था। अच्छी राइटिंग थी उसकी, साफ राइटिंग थी, हिंदी अच्छी लिखता था। तो सारा वो देखा, उसमें करीब लगे हमें 2-3 घंटे, उसमें हमें राइटिंग मिल गई एक, उसमें कहीं लिखवा के ये एक्सपेरिमेंट में कुछ प्रोसीजर होता है, और इसका पूरा डिटेल्स मिल गई। इसके वो जो साइन किए हुए थे वो मिलते जुलते साइन थे उसी में जो हमारे पास थे। अच्छा, तो उससे हमारी बाँछें खिल गई, तो बात बन गई। एक आपको खुशी मिल गई कि क्लू। हाँ, क्लू मिल गया हमें। तो साहब को मैंने बता दिया उसी टाइम फ़ोन करके कि सर ये ऐसे करके है, धालीवाल जी को। हाँ, तो उसकी सारा वो फाइल की मैंने जो पॉसिबल था फोटोकॉपी ले ली। फिर चले गए हम आदर्श नगर थाने के अंतर्गत ये हुआ था सारा। अच्छा, वहाँ देर रात हो गई, देर रात पता चला, वहाँ एक मुलाजिम से पूछा मैंने कि ये उस टाइम पे बीट में कौन था। जो मुलाजिम 2 थे बीट में, वो दोनों का ट्रांसफ़र हो चुका था। दोनों का मैंने फ़ोन किया, एक का तो फ़ोन नहीं मिला, एक PCR जा चुका था डिस्ट्रिक्ट से तबादला होकर। उसको फ़ोन किया, वो बड़ा अच्छा लड़का था, फ़ोन किया मैंने, हेड कांस्टेबल था वो, थाने में आ गया रात को, और उसने हमें ठीक से सारी बात बताई कि ये सब्जी मंडी में झल्ली जो उठा लेबर का काम को जो भी कहेंगे, झल्ली का काम करता था ये, मैं जानता हूँ इसको, ये एक्सपेरिमेंटर हमारे ही डिवीज़न अफसर ने बनाया था। और एक्सपेरिमेंट के बारे में बता दूं थोड़ा सा मैं आपको, PHQ से डायरेक्शन आती रहती हैं कि जिसके भी 2 या 3 से ऊपर केस हैं इस टाइप के, उसका आप एक्सटेंडमेंट बनाएं। उससे होता क्या, तड़ी पार करें, बाहर करें, वो ज़िले तक नहीं आ सकता है। हाँ, वो DCP साहब की मर्जी होती है, दिल्ली से बाहर कर देते हैं। इसको 1 साल के लिए बाहर किया था उदय साहे साहब ने। अच्छा, तो बाद में यही पता चला इस बात की नाराज़गी थी। इस बात की नाराज़गी थी। तो पहले तो मैं पकड़ने वाली बात पे आता हूँ। तो ये उसने बता दिया कि रेलवे लाइन के पास सर झुग्गी थी, वो हवलदार ने हमें बताया, वो झुग्गी में वो ये नहीं रहता, तब रहता था। वो जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी, इसकी झुग्गी से हमें चक्कू मिला था। अच्छा, उसी आर्म्स एक्ट में हमने इसको अरेस्ट किया था, उसी को इसकी नाराज़गी थी। इसका ये कहना था कि ये चक्कू मेरा नहीं है, किसी ने रखा है, लेकिन झुग्गी में चक्कू इसको मिला था और ये इस टाइप का था। और एक चोरी के केस में और एक गैम्बलिंग में ऑलरेडी अरेस्ट हो चुका था ये पहले, और ये तीसरा था इसका, इसलिए हमने इसका एक्सटेंडमेंट बना दिया। तो फिर भी मैं उसको साथ लेके सब्जी मंडी गया रात को सारा दिन काम चलता रहता है वहाँ, तो आज़ादपुर। तो वहाँ से कोई ज़्यादा सुराग चला नहीं, वो झुग्गी भी उस टाइम वहाँ थी नहीं रेलवे लाइन के पास, जो इसने बताया मुझे हवलदार ने। लेकिन हवलदार भी आपके साथ था? हाँ, उस टाइम साथ ले लिया उसको हमने। वो बड़ा अच्छा लड़का था, मैं नाम भी दिमाग से निकल गया मेरे, उसने हेल्प करी हमारी। लेकिन चूँकि वो काफ़ी अरसा रहा था वहाँ, काफ़ी लोगों को जानता था, और लेबर के थ्रू हमें ये पता चल गया कि ये हैदरपुर में कहीं देखा गया है। अच्छा, हैदरपुर साथ में ही है, रेलवे लाइन क्रॉस करके शालीमार, बिल्कुल सही पहुंचे आप, वहाँ साथ में ही हैं। और एक बहुत अच्छी बात बताई उसने कि जो फाटक है वहाँ अब अंडरब्रिज बन गया, जो जहांगीरपुरी से आप शालीमार की तरफ जाएंगे तब अंडरब्रिज नहीं होता था, वहाँ रेलवे फाटक होता था। ये फाटक के पास एक डॉक्टर बैठता है, ये हमेशा अपने बच्चों को दवाई वहीं से दिलवाता था। ये 2 चीज़ बड़ी अच्छी मिली हमें वहाँ से। नेक्स्ट डे हम पहुँच गए वहाँ, जैसे डॉक्टर की दुकान खुली, डॉक्टर से बात की। फिर ये तो ज़रूरी होता है कि उसको हम छोड़ नहीं सकते बंदे को, कि इधर उधर फ़ोन करने की आदत होती है ना पब्लिक वाले की, कुछ ना कुछ बता देकर पार्टी नहीं बनना चाहता। खैर उसको हमने ठीक से ब्रीफ किया कि ऐसे ऐसे करके मैटर है, और एक बंदा अपना लगा दिया। हाँ, और उससे पूछा, उसको पता था लेकिन फिर भी उसने ज़्यादा नहीं बताया हमें। वो समझ गया हमारी बात से कि ये किसकी बात कर रहे हैं। इसके 2 या 3 छोटे छोटे बच्चे थे, उनको लेके आता था और इसी से दवाई दिलवाता था। और कई बार दोनों मियाँ बीवी आते थे, कई बार उसकी वाइफ आती थी। वो कहता मैं डर गया, बाद में पूछा हमने उससे कि थोड़ा सा क्लू ठीक से देना चाहिए था, लेकिन फिर भी उसने
कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करी, जैसे हम बाएं दाएं होने की कोशिश करें या कोई मैसेज तो उसको करें। इन्फॉर्म करना इस तरह का हाँ, उसने कुछ नहीं किया? नहीं। और उसके पास नंबर था उसका? इसकी वाइफ का। अच्छा। तो वहाँ से बड़ा फ़ायदा हुआ हमें, नंबर था इसके पास, इसने फ़ोन किया इस नंबर पे। ये मुझे नहीं पता क्यों उसकी वाइफ ने ना उठा के इसने उठाया, या फिर वो नंबर, ये इसका तो ये कहना था कि इसकी वाइफ ही उठाती है हमेशा, इसने उठाया। वो कहीं ना कहीं हमारी छोटी सी गलती भी थी, हम परेशान भी हुए इससे कि शायद उसको आइडिया हो गया हो। कुछ आइडिया बाद में उसने हमें बताया भी कि हाँ मुझे आज पता नहीं क्यों लग रहा था कि आज दिन क्या खराब। उसको इसका भनक लग गई थी? नहीं, वो 2-3 दिन पहले दवाई लेके गई थी उसकी वाइफ जी। और उसको आजकल में दोबारा आना था, जैसे बोल देते हैं ना कि 2 या 3 दिन में आना, दिखाने के लिए। हाँ जी। तो उसको डॉक्टर ने बताया कि उसको मैं 2-3 दिन के बाद बोला था आना था, हो सकता है आजकल में आए। लेकिन हमारे एक साथी ने बोला कि आप फ़ोन करके पूछ लो, गलती थी हमारी। फ़ोन कर दिया उसको, पिक किया इसने कि आपकी वाइफ को आना था आपका बच्चे दवाई के लिए। उसने कोई गोल मोल सा जवाब दिया, स्पीकर खोल रखा था ना, तो हमें थोड़ा ठीक नहीं लगा कि कातिल की आवाज़ आप सुन रहे थे? आवाज़ भी सुन रहे थे और उसका जवाब भी थोड़ा, और हमारा किस तरीके का आवाज़ था उसकी? आवाज़ उस वक्त आवाज़ तो स्मूथ ही थी, हम जैसे जवाब देते हैं, लेकिन वो बड़ा शातिर था। वो ये बात को समझ गया कि डॉक्टर ने आज तक तो हमें बुलाया या पूछा नहीं, डॉक्टर को क्या ज़रूरत है, जब जाएंगे दवाई ले लेंगे। आखिर क्यों फ़ोन किया डॉक्टर ने? हाँ, वो बड़ी बात कहीं ना कि उसके बोलने के लहजे से ना हमें अच्छा नहीं लगा। फिर डॉक्टर को हमने इशारा किया कि काट दो फ़ोन, काट दिया फ़ोन। ये वहीं से हमें, घंटों की बात है जो मैं आपको मिनटों में बता रहा हूँ, वहीं से पता चला ये कहीं मंगोलपुरी से भी इस वाइफ का इसकी का कहीं लिंक है। अच्छा। तो वहाँ से हमें धीरे धीरे पता चला इसकी वाइफ का कोई रिश्तेदार रहता है मंगोलपुरी में। अच्छा। हाँ, मंगोलपुरी पहुँच गए। मंगोलपुरी पहुँचे नहीं, हमारी उस दिन किस्मत अच्छी रही, उस घर में इसकी वाइफ आई हुई थी। अच्छा। वहाँ से मंगोलपुरी से जब उसकी वाइफ निकली, करनाल बाईपास बस में गई, करनाल बाईपास से वो अलीपुर उतरी। उस बस के अंदर बैठा दिया हम 1-2 बंदे, बाकी हम अपनी गाड़ी में पीछा कर रहे थे। अच्छा, उस वक्त उसकी वाइफ हाँ, बैठी थी बस में? बस में आप लोग को ट्रैक हो गया था? हाँ, मंगोलपुरी से ट्रैक कर लिया ना। और जयप्रकाश साहब और मैं इकट्ठे थे एक ही गाड़ी में, एक ही टीम थी हमारी दोनों की, एक ही लाल साहब के साथ थे हम। उस बस का पीछा कर रहे थे, अलीपुर उतरी तो। लेकिन हम इतना भी ध्यान रखते हैं कि जैसे अब मेरी कटिंग है, थोड़ा सा पता चल जाता है, पुलिस वाला मैं बाल थोड़े से ऐसे रखता हूँ। कुछ ऐसे भी लड़के रख लेते हैं जो दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के या कुछ शर्ट जो पैंट से आइडेंटिफाई ना हो बाहर, पाए। हाँ थोड़ा सा लगे ना कि पुलिस वाला। उनको 1-2 लड़कों को हमने ज़्यादा नज़दीक से पीछे लगा दिया और हम दूर रहे। ये शायद 20 मई की बात है, 2007 की। जैसे हम उसका पीछा करने लगे ही थे, अलीपुर के अंदर पहुँचे, गलियाँ बड़ी टेढ़ी मेढ़ी सी थी, जबकि हमने बहुत अच्छी तरह ब्रीफ करा था इन लड़कों को, फ़ोन से ब्रीफ कर रहे थे साथ साथ, फिर भी ब्रीफ कर रहे थे, जब चल रहे थे तब भी कर रहे थे लगातार। हाँ, लगातार फॉलो कर रहे थे। पता नहीं कैसे गलती उस होगी वक्त मन में उनसे। क्या चल रहा था कि बस कोई गलती ना हो, किसी तरीके कोई लूप होल ना हो? अब कोई हो जाएगा, जो प्रेशर है अब मैं आपको बयान नहीं कर सकता। वो जो मेरे ख्याल से 15 दिन लगे हमें इस चीज़ में, 15-17 दिन आखिरी वाली मर्डर से। तो 15 दिन कैसे बीते हैं हमारे, और अब लग रहा था कोई बात बनेगी आज, क्योंकि बड़ा बड़ा केस था ये। जैसे वो आखिरी वाले मोड़ पे ना गुम हो गई लेडी, तो सोच नहीं सकते हमारे ऊपर क्या बीती होगी। फिर एक दुकानदार के पास गए हम, हाँ, दुकानदार के पास गए, चूँकि उस लेडी की फ़ोटो थी हमारे पास, फ़ोटो दिखाई कि हाँ ये तो इस आस पास रहती है। उसने बोला कि ये बिहार की है लेडी, और इसके छोटे 2-3 बच्चे हैं, इसके बच्चों को साथ लेके आते कई बार, और इसका हस्बैंड तो मैंने ध्यान नहीं आ रहा था। वो लेडी को इसने पहचान लिया कि यहीं आसपास गली में रहती है। फिर ज़्यादा बात करना मैं ठीक नहीं है, लेकिन हम जहाँ भी ऐसी कोई बात करते थे वहाँ बंदा छोड़ देते थे। एक दुकानदार पे बंदा लगा दिया हमने, पता नहीं ये कोई धोखा दे दे। जैसे एक बंदा हमने डॉक्टर पे लगा रखा था, बिठा दिया वहाँ ताकि डॉक्टर फ़ोन, आप लोगों ने, हाँ वो लेके चलते हैं ऐसे, डॉक्टर को डिस्टर्ब नहीं करना, बाहर एक साइड में बैठा दिया वरना कि अपना काम करता रहे। ऐसा ना हो कि यही फ़ोन कर दे कहीं, ऐसे ही ना हो कि दुकानदार फ़ोन कर दे। फिर हमने वहाँ जाके फिर से दोबारा से टीम बना ली। पहले तो हम इकट्ठे ही हो गए थे ना सारे, 2 बंदे इसका पीछा कर रहे थे। अभी भी याद है मुझे, उस दिन इतनी ज़्यादा बारिश आई, जैसे हम वो दुकानदार से अलग हुए, घुटने से ऊपर पानी था थोड़ी सी देर में,
या तो बिल्कुल सूखा अलीपुर में। था अलीपुर में उस जगह पे। और ये हमें पता था कि ये छोटा सा घर है, कोई किराए का ही होगा, मालिक तो होने के चांसेस बहुत कम हैं। और जुगाड़ बाहर खड़ा ही मिलेगा। जिस जुगाड़ में ये डेड बॉडी लेके जाता था, वो जुगाड़ बोलते हैं रिक्शा में जो स्कूटर का इंजन फिट कर देते हैं, वो वाला जुगाड़ बोलते हैं ना लोकल भाषा में उसको। तो जुगाड़ हमें आइडिया था कि ये बाहर ही खड़ा मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। वो हमने गलियां बांट ली सारी, उसमें भी लगा हमें कोई 1 घंटा, बारिश ने काफ़ी डिस्टर्ब किया। कुल मिला के हम लोगों ने वो जुगाड़ एक देख लिया कि घर के बाहर खड़ा है। फिर हमने आपस में बात करी, फिर आगे पीछे उस मकान के जवान लगा दिए अपने। अब एक ही जगह फोकस हो गया आपका, एक ही जगह फोकस मतलब हो उस गया। पूरे जहां गली में आपकी टीम बटी थी सिर्फ एक ही जुगाड़ आपको हाँ, दिखा, हाँ, बस हाँ, बाकी अब तक एक ही दिखा, हो सकता है और भी हो। क्या जुगाड़ का पहले आप लोगों को एक इंडिकेशन मिल गया था? क्योंकि कई बार डंप उसने उसी जुगाड़ से ही किया तिहाड़ जेल के बाहर। कोई जुगाड़ क्लू का मिला था आप लोगों को? जुगाड़ का आइडिया था, ये मैं ध्यान नहीं रहा मुझे, कहीं से कहीं सीसीटीवी में या कुछ कुछ दिखाई दिया था हमें जनकपुरी में। अच्छा, जनकपुरी के आसपास उसका आइडिया था, ये बात मैं भूल गया ठीक से, नहीं याद मुझे कि जुगाड़ का आइडिया था। लेकिन हमें पहले से पता था कि ये जुगाड़ से ही नहीं, ये जो मैं आपको सब्जी मंडी वाली बात बता रहा हूँ तब बताया उन्होंने, अच्छा, जो अदृश्य नगर वालों ने, वो लेबर ने बताया कि इसके बाद जुगाड़ है, याद आ गया, लेबर ने बताया। मतलब कुछ भी नहीं भूले हैं आप? हाँ हाँ नहीं, याद आ गया, लेबर ने बताया था हमें जी। तो वो ध्यान था मुझे, तो साथ से शेयर कर रखा था। मैं और जयप्रकाश साथ साथ थे। जैसे हमने इस घर के अंदर घुसे, दरवाज़ा खाली था, 3 बच्चे, 2 या 3 तो मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ, 2 या 3 बच्चे, वाइफ उसकी उधर काम कर रही थी, नीचे ज़मीन पे पलाती मार के बैठा था और हलवा खा रहा था। हलवा खाता, ये हलवा भी याद खा है रहा आपको? था। हलवा खाते खाते उसने जैसे मेरी तरफ देखा, हम 2-3 लोग थे, समझ गया। कहता मुझे पता था आज आप लोग आएंगे। ये आज आप शब्द लोग भी- आएंगे? ये भी उसने बोला मुझे मीन हमें, हाँ, कि मुझे पता था आप लोग आएंगे। ऐसा कैसे? ये मुझे नहीं पता कैसे, या तो उसको फ़ोन से, या मुझे नहीं पता क्या क्या सोच के बोला उसने, ये शब्द भी याद है। और उठ गया, जैसे उठ के खड़ा हुआ, जयप्रकाश ने बहुत जोर से थप्पड़ मारा उसके मुंह पे। अच्छा, तो उससे वो भिन-भिना गया। तो हमें आइडिया था पहले ये साइको बन रहा है, तो जयप्रकाश को पीछे किया मैंने, तो बात करने लगे फिर इस लेडी तक कैसे पहुंचे थे आप, वो मंगोलपुरी जहाँ से आपने वो फिर हमें यहीं पे ना लेबर ने थोड़ा थोड़ा करके कुछ कुछ आइडिया देते रहे कि इधर से आती थी, जैसे डॉक्टर ने तो हमें डॉक्टर बताया, उन्होंने फिर बताया कि पता नहीं उन्हीं में से किसी लेबर ने बताया कि मंगोलपुर में कहीं है इनका, उस ब्लॉक में है या ऐसे इस टाइप से। उस टाइम आप अंदाज़ा लगाओ, सुबह हम 8-9 बजे पहुंचे थे फाटक पे, और ये पकड़ा है इसको हमने बिल्कुल अंधेरा हो चुका था, 6-7 बजे की बात है। तो 12 घंटे इन्हीं चीज़ों में लगे हमें। बारिश कम हो चुकी थी? बारिश बंद हो गई थी तब, जब इसको पकड़ा तभी बंद हुई थी। वो दुकानदार जो मैंने बताया आपको, दुकानदार से लेके इसके घर तक पहुंचने तक बीच में 1-1.5 घंटा लगा। 1-1.5 घंटा? हाँ, तब भी 1-1.5 घंटा लगता है। क्या वहाँ पे लोकल पुलिस भी थी या अपनी नहीं, टीम? कोई लोकल दिल्ली नहीं। का जब आप लोग लेके निकले, क्योंकि पहले 2007 में ट्रैफिक बहुत होता था, कई फ्लाईओवर्स नहीं होते थे, अंडरपास नहीं बना हुआ था, तो सीधा लेकर आप लोग हरिनगर थाने पहुंचे थे या फिर नहीं, रजौरी गार्डन? तो इस बीच आप लोगों ने उससे बात करने की कोशिश की, क्योंकि ये वो शख्स था आपके साथ जिसने 98 से पूरी दिल्ली को दहला दिया था, इसने इंसानियत को पूरी तरह से शर्मसार कर दिया था, एक साइको जिसे दिल्ली का कसाई कहा जाता था। तो इस साइको किलर ने आपको रास्ते में क्या आप लोगों ने कुछ पूछा या सीधा रजौरी गार्डन पहुंच के आपने शुरुआत की? पहले तो 10 मिनट तो इससे वहीं बात की, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो ज़रूरी थी, किस चीज़ से मारता था, कैसे मारता था, किस चीज़ से लेके जाता था। तो बताया ना उसने, ये जो बाहर खड़ा है जुगाड़ मेरा यही है। अच्छा, बाहर इससे था, किस चीज़ से मारता था, कहाँ मारता था, वो उसने बताया कि हैदरपुर में एक मैंने किराए पे कमरा ले रखा है। एक और कमरा? हाँ, किराए पे। तो सारी वारदात तो वहीं देता हाँ, था? ये हर रोज़ नहीं आता था यहाँ पे, जब ये वहाँ मजदूरी करता था हर रोज़ अपने घर नहीं आता था। अच्छा, ज़्यादातर उधर ही रहता था, यहाँ कम आता था, वहीं रहता था। और किस चीज़ से, वो तो बहुत सारी बातें हैं, पूछा इनसे तो घर की हमने सरसरी थोड़ी तलाशी ले ली, हमारे से केस से रिलेटेड कोई चीज़ मिलता है, लेकिन हाँ केस से रिलेटेड वहाँ कुछ ऐसा था नहीं, सिर्फ जुगाड़ था। वो हमारे पास टाटा 407 मंगवा ली थी हमने, उसमें लोड कर लिया और इसको गाड़ी में ले लिया। फिर गाड़ी में इससे हमने पूछताछ करी कि कैसे कैसे, ये क्यों, कहाँ, कैसे, वो बताएं आपने क्या पूछना है। और इसमें गालियाँ क्यों लिखता था वो जो चंद्रकांत झा था? गालियाँ वो
मैंने बताया ना क्या experiment नाराजगी वाली। थी? हाँ, जैसे वो पहले तो हम जैसे डीसीपी वेस्ट थे उदय साहे साहब, उस बात पे उस काम पे कर रहे थे कि शायद वो तरीपार आगू को चल रहा लेकर। होगा। फिर जैसे ये एक्सटेंडमेंट वाली बात पता चली हमें, इसका ये कहना था कि ये 2 केस थे जो पहले वाले, ये तो मेरे सही हैं, हम्म, एक छोटा सा चोरी का, गैम्बलिंग का, उसके साथ छोटा मोटा आगे पीछे भी मैं ध्यान नहीं दिया। हम्म, ये जो तीसरा आर्म्स एक्ट का है, जिस झुग्गी में मैं रहता था वहाँ किसी ने चक्कू रख दिया और पुलिस को बता दिया। अच्छा, जो हेड कांस्टेबल हमें मिला था उसका ये कहना था कि नहीं सर ये गलत कह रहा है, इसी का था, ये रखता था, ये बदमाश है, पहले भी इसके ऊपर केस है, इसी का है ये। तो आर्म्स एक्ट में उसको केस दे दिया। तो उसके बाद हमारे ऊपर अफसरान की डायरेक्शन आती रहती है कि तड़ीपार आपका कागजात तैयार करें एक्सटेंडमेंट के, जिसके ऊपर भी 2 से ज़्यादा केस हैं। इसके खिलाफ 3 केस थे। लोकल अपना जो भी डिवीजन अफसर रहा होगा उसने एक्सटेंडमेंट के कागज़ तैयार कर दिए, उसके सुनवाई होती है एडिशनल डीसीपी साहब के पास, एडिशनल डीसीपी उदय साहे साहब थे। तो उन्होंने इसको 6 महीने या 1 साल, शायद 1 साल, ये भी मैं कंफर्म नहीं हूँ, तड़ीपार के ऑर्डर कर दिए। तब इसका ये कहना था, हमें जो बता रहा था कि मैंने वहाँ बड़े तरले किए कि ये झूठा केस है मेरे ऊपर, ये वाला, मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरे छोटे बच्चे, मुझे मत करो ये, कि साहब ने सुनी नहीं, ये इसका था, सुनी क्या नहीं, ये तो क्रिमिनल है, तो सही किया साहब ने। सर जब आप लोगों ने चंद्रकांत झा को पकड़ा, हाँ, तो जिस तरीके से चिट्ठियाँ, पुलिस को गाली, बेरहमी से कत्ल, तो आखिर ये पुलिस को चैलेंज करने के लिए मासूम लोगों को क्यों मारता था? वो लोग थे जो इसके दुश्मन थे, कहीं इसकी नाराज़गी थी, उन्हीं को मारता था, या फिर ये कैसे लोगों को अपने उस किराए के मकान में, जैसा आपने बताया कि वहाँ लाता था, क्यों मारता था? कत्ल करके ही ये क्यों मैसेज देना चाहता था? कोई और रास्ता भी हो सकता था? क्या खुलासा किया तो इसने? आपको बड़ा अचंभा होगा सुन के, वाकई में ये साइको था। ये एक बिल्कुल छोटा सा है, बिल्कुल ही छोटा सा है, इस टेबल से दुगना कमरा, बस 2 बंदे आराम बिल्कुल कंफर्टेबल होकर नहीं लेट सकते उसमें। इतना छोटा कमरा? बहुत छोटा सा कमरा था, बिल्कुल बहुत ही छोटा सा था, और एक दीवार से दूसरी दीवार तक पैर लगेंगे अगर कोई 6 फुट के आसपास। शायद हाथ भी पूरा प्रॉपर हाँ, नहीं जा हाँ, सकता था, इतना बड़ा कमरा था। हाँ, बस छोटा सा था उसमें। इससे कोई लेबर जैसे बिहार से आया, कोई ठिकाना नहीं है, इससे बिहारी भाषा में बात करी तो इतना तो ये हो जाता था कि रख लेता था अपने पास। और जो भी लड़के रखे हैं सारे के सारे जितने भी मारे हैं इसने बिहार के हैं, ध्यान रखना। और 1-2 तो कनेक्ट ही नहीं हुए कि कहाँ से हैं वो, बिहार से आ गया कोई मजदूरी करने, कोई पता ठिकाना नहीं, इसके पास आया, इसने मार दिया, कनेक्ट ही नहीं हो पाए वो। इसने एक पहला उसको मारा था जो आज़ादपुर मंडी में, जहाँ इसका एक नेता टाइप का था, जो इसने बताते शायद हैं 8 के आसपास लोग मारे हैं जी, जिसमें एक वो भी शामिल था, जिससे जी, उसका जी। पहला झगड़ा हुआ था। हाँ, मैं तो सिर्फ आपको 2 एग्जांपल देता हूँ, जो याद है मुझे, जो इसने बताया हमें कि क्यों मारा इन लड़कों को। हाँ, ये बड़ा जानना हाँ, था, देखो दिल्ली भी आप- जानना चाहती थी। जी जी जी, देखो क्या है, ये ब्राह्मण था, झा था, और प्योर वेज था। इसने एक लड़के को रखा आदर्श नगर से, जहाँ ये अपना झल्ली का काम करता था, इससे रिक्वेस्ट करी होगी उसने कि मुझे रख लेंगे, रख लिया इसने, इसके साथ रहता था। वो नॉन वेज खाता था, ये खाना अपना वहीं कमरे में बनाते थे, अच्छा, दोनों मिलके, ठीक है, आगे पीछे टाइम हो जाएगा, आज ये बनाएगा, आज मैं बनाऊंगा, आज तू बनाएगा, इस टाइप से। उसकी गैर हाजिरी में, यानी कि झा की गैर हाजिरी में, वो लड़का नॉन वेज बना लेता था और खा के बर्तन साफ करके रख देता था। अच्छा, इसको महक आई बर्तन में से, नॉन वेज की तो महक तो आ जाती है, मसाले की या जो भी है, खासकर जो नहीं खाता उसको आइडिया हो जाता है कि कुछ बनाया है जो इससे मेल नहीं खा रहा वेज से। इसने 1-2 बार टोका, उसने बोला कि नहीं भैया ऐसा नहीं है। इसका ये कहना है कि मैंने क्यों मारा, बात सुनिए आप। तो जब तीसरी बार है इसने, या चौथी बार जो भी था, एक बार इसने रंगे हाथ पकड़ लिया उसको, बता के कुछ गया इसको कि मैं आऊँगा, तब आऊँगा जब जाऊँगा, और ये पहुँच गया, नॉन वेज बना रहा था, पकड़ा गया। और इसका मारने का तरीका देखें, इसके पास एक रस्सी थी, रस्सी को जो इस तरह से बांधता था, ये गर्दन के पीछे ले जाके, हाथ पीछे ले जाके दोनों टांगों को मोड़ लेता था। वो प्रॉपर शब्द मैं भूल गया, इसने कुछ बोला था कि इसको ये बोलते हैं, ये ऐसे जकड़ देता था, सिर्फ कहीं से कहीं, दोनों हाथ दोनों पैर पीछे, और गर्दन के पीछे से हाथ, वो रस्सी को इस तरह से बांध के उसको बांध देता था इंसान को, और काट देता था। इस बात पे काट दिया उसको कि तू मेरा भी धर्म भ्रष्ट कर रहा है, तू नॉन वेज बना रहा है, मेरे मना करने के बावजूद, मैं वेज हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ।
तो इस तरीके से कत्ल की वारदात को अंजाम देना और पुलिस को चैलेंज देना, वो इसी को एक जरिया उसने बना लिया था। हाँ। कि दूसरा एक और बताता हूँ, 2 याद है मुझे, और तो याद नहीं, 2 एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल और है, इसकी बच्ची थी कोई 6-7 साल की होगी, वो दूसरा जो लड़का था कुछ भी नहीं, अपनी खुशी में जैसे छोटे बच्चे को हाथ पकड़ के कहता टॉफी दिलवाने चला जाता था, कहता इसकी नीयत में खोट है। जबकि ऐसा नहीं था। 6-7 साल की छोटी बच्चा, उसका क्या नीयत, बहुत छोटा बच्चा, इसी बात पे उसको इसी तरीके से जैसे मैंने क्या वो वाकई साइको था? इसमें तो कोई शक ही नहीं, इसमें कोई शक नहीं, कोई ऐसे बंदा मारता क्या? तो इस तरीके से वो बंदे जो शख्स को बेरहमी से मार के वो पुलिस को चैलेंज देता था, अपनी दुश्मनी निकालता था, खुंदक जो उसकी नाराजगी थी। एक तो ये जो डीसी साहब वाली बात बताई मैंने, एक कोई तिहाड़ जेल से भी उसका लिंक था, वो भी मुझे बात पूरी याद नहीं कि तिहाड़ जेल के बाहर क्यों फेंकता था। मेन पोर्शन है जो हेडलेस, वो मेन पोर्शन हमेशा तिहाड़ के बाहर। जब आप लोग इस केस को वर्कआउट किया, चंद्रकांत झा आपके गिरफ्त में था, जब पूरी मीडिया वहाँ पर पहुँची थी, पूरे लोग देखना चाहते थे उस साइको किलर को, क्योंकि हर एक न्यूज़पेपर, हर एक टीवी चैनल, हर एक जगह ये सुर्खियों में बना हुआ था। उसके बाद वर्कआउट करने के बाद फिर आप लोग कितने अपने आप को मतलब एक रिलैक्स फील किया? क्योंकि लोगों, पूरी दिल्ली में दहशत फैल गया था साइको किलर, अलग अलग नाम से लोग इसको जानने लगे थे। इसकी दहशत को देख के, इसकी मॉडस ऑपरेंडी को देख के इसको कसाई का दर्जा दिया गया था कि दिल्ली का कसाई। क्या रियल में दिल्ली का कसाई था? इसमें कोई शक ही नहीं, कोई बंदे ऐसे मारता क्या, ऐसे काटता है, कसाई ही है। तो कसाई से भी ऊपर है, इंसान को कैसे काट रहा है, कोई रीज़न नहीं है, कोई बात नहीं है। ये कोई बात है कि टॉफ़ी दिलवा दी या कोई नॉनवेज खा गया मेरे बर्तन में, ये तो कोई इशू नहीं है। कसाई ही कर सकता है, कसाई से भी ऊपर कोई शब्द है तो वो होना चाहिए इसके लिए। इस खुलेआम चैलेंज को आप लोगों ने एक्सेप्ट किया और आखिरकार 20 मई 2007 को अपने साइको किलर को गिरफ्तार कर लिया। इसमें कई क्लू आपको मिले। ये जो जुगाड़ था, ये जुगाड़ क्या उस अलीपुर में अकेला था और आप लोगों ने कई टीम बना रखी थी, तो बारिश भी आपने बताया होने लगी। कितना मुश्किल था इस तक पहुंचना? क्योंकि उस वक्त उतना टेक्निकली सर्विलांस, क्योंकि ह्यूमन इंटेलिजेंस उस वक्त बड़ा काम करता था पहले। उस टाइम हम जो 1-1.5 घंटा था, बारिश ने बहुत ज़्यादा परेशान किया और हम बहुत ज़्यादा अपसेट थे कि इतना नज़दीक आ गया, अगर हमसे धोखा हो गया। और अब मैंने जैसे आपको पहले कहा ना कि कुछ लड़के तो हम रखते हैं जवान अपने, जो दिखते नहीं पुलिस वाले, लेकिन तब तो हम सारे इकट्ठे थे, और सारे इकट्ठे थे, फिर भी हम एक साथ इकट्ठे हो नहीं सकते कि पता नहीं हमें कौन कहाँ से कब कैसे देख ले। बिल्कुल, ये प्रॉब्लम। फ़ोन पे इतना लंबा आप ब्रीफ नहीं कर सकते हैं अपने साथियों को बार बार, तो बड़ा थे टेंशन में सारे के सारे। 2-2 की टीम बनाई हुई, आगे पीछे बड़ा ध्यान से देख रहे थे। जिसकी शर्ट अंदर भी थी पैंट में, अब बाहर निकाल ली शर्ट वर्ट मतलब कर लिया, सिर ढक लिया, या किसी ने कुछ बांध लिया सिर पे, इस टाइप से थोड़ा बहुत कर रहे हैं। वो करीब लगा हमें 1.5 घंटा, वो 1-1.5 घंटा बड़ा ख़राब था। कोई वो शब्द जो उस वक्त के मौजूदा जो सीपी थे, उन्होंने आपके सीनियर्स को उस वक्त, रॉबिन हिब्बू जो भी स्पेशल सीपी हैं, धालीवाला भी खुद स्पेशल सीपी क्राइम है, कुछ वो शब्द जो आप लोगों को टीम को दिया गया था? क्योंकि आप लोग 15 दिन तक शायद घर नहीं गए थे और बिल्कुल घर से कोई कनेक्टिविटी नहीं थी। वो भी एक नाराज़गी थी और दूसरा एक खुलेआम चैलेंज भी था आप लोगों को, क्योंकि कोई ऐसा शख्स था जो दिख नहीं रहा था लेकिन पुलिस को लगातार वो गाली दे रहा था। वो थकान और वो सारी परेशानी सारी दूर होगी जब मैंने इसको पकड़ा ना, वहीं दूर होगी, बस सब कुछ भूल गए। जब तक हम पहुँचे वहाँ रजौरी गार्डन, तब तक तो सब बता चुके थे। उसका स्केच भी आप लोगों के पास था ना? जब वो मैंने आपको जैसे शुरू में बताया ना, बहुत सारी चीज़ें कोशिश कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें कोशिश कर रहे थे। स्केच भी जैसे जैसे हमें थोड़ा सा आइडिया लगता था कि ऐसे ऐसे लोग आए, एक का CCTV बाएं दाएं होता था, वो तो बनवाया था। और भी बहुत सारे उसमें एंगल पे काम किया, लेकिन कहीं भी कोई क्लू नहीं चला, कोई लाइन नहीं चली। ये चांस की बात है कि एक्सपेरिमेंट बड़ी चल गई हमारी। फिर बाद में मोबाइल भी मिल गया, जैसे मैंने बताया आपको। वो तो मोबाइल तो मिला ना मिला, वो तो लास्ट में डॉक्टर से मिल गया, लेकिन तब तक तो हम चले ही जाते फिर जब इतना। एक के बाद एक लाशें मिल रही थी और दिल्ली पुलिस का जो एक इन्वेस्टिगेशन था वो कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ रहा था। लेकिन जब कुछ क्लू हाथ लगी दिल्ली पुलिस की टीमों को, ख़ासतौर से आप लोगों को, उसके बाद इस केस को आपने परत दर परत आप उसको सुलझाते गए और आखिरकार अलीपुर पहुंच गए। बिल्कुल पहुंच गए। जनरल सिंह जी, द क्राइम फाइल्स में आप आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। द क्राइम फाइल के अगले एपिसोड में एक बार फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए नमस्कार।